आप बीच में आवाज मत करो। मानव हृदय की आंतरिक संरचना। मानव हृदय की यदि आंतरिक संरचना को देखें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। और मोटाई कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। मतलब मानव हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये तो इसकी सामान्य जानकारी। यदि इसकी काट को देखें, अनुप्रस्थ रूप से इसको काटे तो स्पष्ट रूप से कितने भागों में बंटता है? 2 भाग। यहाँ से देखें तो 2 भागों में बंटता है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। फिर दाएं भाग भी 2 भागों में बंटते हैं और बाएं भाग भी 2 भागों में। दाएं वाले भाग जो रहते हैं उनको बोलते हैं दायां अलिंद और दायां निलय। इसी तरह बायां अलिंद और बायां निलय कहेंगे। अनुप्रस्थ काट से यदि अपन इसको काटते हैं तो टोटल कितने कोष्ठ बन जाते हैं? इसमें 4 कोष्ठ बन जाते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक। फिर इसके पश्चात क्या रहता है? दायां अलिंद। प्रत्येक अलिंद अपनी तरफ के निलय में, ये अलिंद इस निलय में और ये अलिंद इस निलय में, प्रत्येक अलिंद अपने तरफ के निलय में एक विशेष प्रकार के छिद्र के द्वारा खुलते हैं जिसको बोलते हैं अलिंद निलय छिद्र। अलिंद निलय छिद्र या अलिंद निलय कपाट कहा जाता है। ये एक छिद्र तो ये है और एक छिद्र ये है। चूंकि दायां अलिंद दाएं निलय में जिस कपाट के द्वारा खुलता है उसमें कितने वलन पाए जाते हैं? 3 वलन पाए जाते हैं। इसलिए उसका नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम दिया गया है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह बायां अलिंद बाएं निलय में जिस कपाट के द्वारा खुलता है उसमें कितने वलन पाए जाते हैं? 2 वलन पाए जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करते हैं? अलिंद से रुधिर को निलय में तो जाने देते हैं, परंतु जब विपरीत भाव होता है, देखो आप यहाँ पे इनकी संरचना ऐसी है, यदि इधर से भाव जाएगा तो ये दोनों सीधे हो जाएंगे और इधर से रक्त इधर नहीं जाने देंगे। मतलब अलिंद से रुधिर निलय में तो चला जाएगा परंतु निलय से रुधिर को अलिंद में नहीं जाने देते हैं। फिर अगली संरचना देखते हैं अपन। नीचे वाले भाग क्या रहते हैं? निलय रहते हैं। दोनों निलय से क्या जुड़ती है? महाधमनियां। निलय से क्या जुड़ती है संरचना? महाधमनियां। अब देखो यहां पर जो दायां निलय है, दायां निलय से कौन सी धमनी जुड़ रही है? ये देखो क्या नाम है? पल्मोनरी। यहाँ पर आकर धमनी बन रही है, पल्मोनरी आर्टरी बन रही है। पहले जब तक ये विभाजित नहीं होती है तब तक इसको बोला जाता है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी महाधमनी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की संरचना क्या है? पल्मोनरी महाधमनी। जब विभाजित हो जाती है तब क्या करते हैं इसको? पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी इस दाएं निलय से कौन से रक्त को? CO2 युक्त रक्त को इसमें ले जाने का कार्य करती है। एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है, तो पल्मोनरी धमनी CO2 युक्त रुधिर को किसमें ले जाने का कार्य करती है? फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। शरीर की मात्र एक ऐसी धमनी ये है जो CO2 युक्त रुधिर का परिवहन करती है। सभी धमनियां O2 युक्त रुधिर को ले जाती है और ये वाली धमनी CO2 रुधिर को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। कहां से? दायां निलय से फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। फिर अगली बात करते हैं अपन बायां निलय वाली। तो बायां निलय में जो धमनी निकलती है उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एओर्टा। क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक एओर्टा या दैहिक महाधमनी। दैहिक महाधमनी जब तक विभाजित नहीं होती है तब तक इसको दैहिक महाधमनी कहा जाता है। फिर इसको बोला जाएगा दैहिक धमनियां या शरीर में ले जाने वाली, रक्त ले जाने वाली धमनियां बनेगी ये। तो यहाँ पर ये जो वाल्व है, इन वाल्व के द्वारा रुधिर शरीर के ऊपरी भागों में जाएगा और ये दैहिक महाधमनी हृदय के पीछे से निकल करके निचले भागों की तरफ जा रही है और नीचे जाकर भी कई धमनियों में बढ़ जाएगी। वो धमनियां O2 युक्त रुधिर को बाएं निलय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। धमनियों का कार्य यही है कि हृदय से O2 युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना। फिर बात करते हैं अपन आलिंद की। तो आलिंद में जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में 2 महाशिराएं आकर खुलती है। एक तो अग्र महाशिरा और एक पश्चिम महाशिरा। शिराओं में कौन सा रुधिर बहता है? CO2 युक्त रुधिर बहता है। तो ये अग्र महाशिरा शरीर के अग्रभाग एवं सिर से CO2 युक्त रुधिर को एकत्र करेगी और कहां ले जाएगी? दायां आलिंद में।
इसी तरह पश्चिमाशिरा शरीर के पश्चिम भाग एवं शरीर के निचले भाग से CO2 युक्त रुधिर को ग्रहण करेगी और कहाँ ले जाएगी? दायां आलिंद में। कहाँ ले जाएगी? दायां आलिंद में आ जाएगा रुधिर। इसी तरह यहाँ पर बाएं आलिंद से भी कुछ सिराएं जुड़ती है जिन्हें कोरोनरी सिरा या पल्मोनरी सिरा कहा जाता है। 4 रहती है इनकी संख्या, 2 इधर रहती है और 2 इधर रहती है, जिन्हें क्या बोला जाएगा? पल्मोनरी सिरा या कोरोनरी सिरा। ये सिराएं फेफड़ों से कौन से रक्त को? O2 युक्त रुधिर को कहाँ लाने का कार्य करती है? बाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। क्योंकि अपन जानते हैं सभी सिराओं में CO2 युक्त रुधिर बहता है, पर एक सिरा ऐसी भी है जो O2 युक्त रुधिर को ले जाती है, उस सिरा का नाम है पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी धमनी CO2 युक्त रुधिर को ले जाती है और पल्मोनरी सिरा O2 युक्त रुधिर को। ये दोनों इनकी जात से विपरीत कार्य करती है। जो इनका कार्य दिया गया है उस कार्य से विपरीत कार्य करती है। धमनियों का कार्य O2 युक्त रुधिर ले जाना, पर पल्मोनरी धमनी CO2 युक्त रुधिर को ले जाती है। इसी तरह सिराएं CO2 युक्त रुधिर का अभिगमन करती है, परंतु पल्मोनरी सिरा O2 युक्त रुधिर को फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य करती है। अब यहाँ टोटल अपन रुधिर किस तरह से घूमता है इसकी जानकारी देख लेते हैं। O2 युक्त रुधिर कहाँ पर है? इधर है, एक फेफड़ा तो इधर है, ये बायां फेफड़ा हो जाएगा, इधर वाला कौन सा हो जाएगा? दायां फेफड़ा हो जाएगा। अपन जानते हैं वातावरण से O2 ली जाती है, उस O2 को हीमोग्लोबिन ग्रहण कर लेता है और हीमोग्लोबिन के द्वारा ग्रहण करके क्या बन जाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना आवश्यक होता है, तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? पल्मोनरी सिरा के द्वारा। पल्मोनरी सिरा उस रुधिर को कहाँ ले आएगी? बाएं आलिंद में ले आएगी। अब आलिंद और नीलय के संपर्क वाले स्थान पर यहाँ एक विशेष प्रकार की नोड पाई जाती है, उस नोड का नाम रहता है साइनो ऑरिकुलर नोड। ऐसे नोड पाई जाती है, ये एक मायोजेनिक पेशी है, ठीक। तो इस ऐसे नोड में एक उद्दीपन उत्पन्न होता है जिसके कारण आलिंद संकुचित होते हैं। तो आलिंद संकुचित होंगे तो जैसे ही इसके अंदर O2 युक्त रुधिर आ गया, रुधिर भरा हुआ है, यहाँ संकुचन होगा तो वो क्या होगा? आकार घटेगा, तो इसके अंदर का दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो बाइकस्पिड वाल्व होता है वो बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा? खुल जाएगा। तो आलिंद का रुधिर किस में चला गया? बाएं नीले में चला गया, ये कपाट खुलते सही। अब जब वो ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ उद्दीपन एवी नोड पर पहुंचेगा तो एवी नोड से परकिंजे तंतु के द्वारा नीले की दीवार को पहुंचा दिया जाएगा। जब नीले की दीवार पर वो आवेग पहुंचेगा तो ये दोनों आलिंद क्या होंगे? संकुचित होंगे। पहले बाएं नीले की बात कर लेते हैं, बाएं नीले संकुचित होगा तो अब ये रुधिर कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, यहाँ का रुधिर यहाँ आ गया। जैसे ही ये रुधिर से भर गया तो ये दोनों जो बाइकस्पिड वाल्व है ये वाल्व क्या हो गए? बंद हो गए। अब बाएं नीले का रुधिर जब नीले संकुचित होंगे तो इसके रुधिर को जाने के लिए रास्ता कहाँ है? दैहिक महाधमनी में। और दोनों धमनियों के जहाँ प्रारंभ होती है वहां पर पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या पाए जाएंगे? अर्धचंद्राकार कपाट। ये कपाट पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। इनकी आकृति ऐसी बनी हुई है कि इनसे रुधिर नीले से रुधिर धमनियों में तो जा सकता है पर धमनियों से वापस नीले में नहीं आ सकता। इधर से आएगा तो आप देखो ये बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। और इधर से जब रुधिर जाएगा किससे? बाएं नीले किसमें चला जाएगा? दैहिक महाधमनी में। और दैहिक महाधमनी हृदय के बाएं भाग से निकलकर ऊपरी भाग में जाती है और ऊपरी भाग से घूम करके हृदय के पिछले भाग से होकर के शरीर के विभिन्न भागों में धमनियों में बढ़ जाती है। और विभिन्न भागों में कौन सा रुधिर को ले गई? O2 युक्त रुधिर कहाँ चला गया? अब अपने शरीर के विभिन्न भागों में O2 युक्त रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। यहाँ से इस O2 का उपयोग किसमें कर लिया जाता है? किसमें कर लिया जाएगा? शोषण की प्रक्रिया में इस O2 का प्रयोग कर लिया जाएगा। और शोषण के दौरान कौन सी गैस बनती है? CO2। कौन सी गैस बन जाएगी? CO2। अपन जानते हैं CO2 मानव के लिए हानिकारक होती है, अपने शरीर के लिए विषाक्त रहेगी, जहरीली रहेगी। तो ये CO2 युक्त रुधिर को कौन ग्रहण करेगी? अग्रमाशिरा। यहाँ जो O2 युक्त रुधिर पहुंचा इसको अग्रमाशिरा ने ग्रहण कर लिया। और यहाँ पर ये O2 युक्त रुधिर से क्या बना? यहाँ पर CO2 जो बनी थी उस CO2 को किसने ग्रहण कर लिया? पश्चिमाशिरा। अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा कहाँ पर आके जुड़ेगी? दायां आलिंद। दायां आलिंद में। तो रुधिर कहाँ गया? अब दायां आलिंद में।
अब जब ए से नोड से वो पहले आवेग उत्पन्न हुआ था, वो आवेग इस आलिंद की दीवार पर भी पहुंचा था, ठीक। तो ये आलिंद भी क्या होगा, संकुचित होगा ना। उस नोड से जो आवेग उत्पन्न हुआ उसके कारण ये आलिंद भी संकुचित हुआ। जब ये संकुचित होगा तो इसके अंदर का दाब बढ़ेगा, आलिंद का रुधिर कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में चला जाएगा। अब ये रुधिर यहाँ आने के पश्चात ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब रुधिर कहाँ पर है, दाएं नीले में। अब जब वो ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ आवेग एवी नोड पर पहुंचता है तो एवी नोड की से ये पुरपिंजे तंतु के द्वारा नीले की दीवार को चला जाएगा, जिससे ये नीले क्या होंगे, संकुचित होंगे। जब दाया नीले संकुचित होगा तो दाया नीले का रुधिर किसमें चला जाएगा, पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी महाधमनी में जाएगा। पल्मोनरी महाधमनी विभाजित होगा, पल्मोनरी धमनियां बनाती है। तो पल्मोनरी धमनी से रुधिर कहाँ चला गया, दोनों फेफड़ों में चला गया। फिर यहाँ से CO2 को बाहर कर दिया जाएगा, O2 को ग्रहण कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार ये संकुचन और शीतलन की क्रिया होती है।